तो बच्चा आज का टॉपिक है फ्री फॉल एंड ग्रेविटी। फील करने वाले हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा आज हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेस के साथ डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। बच्चा फ्री फॉल क्या होता है? तो आरोही फ्री फॉल की बात करते हैं आज। क्या होता है मेरे बच्चे? जैसे एग्जाम्पल, मैंने ये कीली इसे छोड़ दी, ये नीचे गिर गई आके। भाई क्यों गिरी? अब आप कहेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा गया, अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींचा। बिकॉज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, दो बॉडी के पास अगर मास है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मीन्स व्हाट? इस बॉडी के अंदर भी मास है, अर्थ पे भी मास है। ये अर्थ क्या करेगी? अपनी ओर खींचेगी, एक पुलिंग फोर्स लगेगा। इसकी वजह से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा। इसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप्ड। अब बेटा आप इसको खींचे, आप इसको लेके जाइए, इसको गिराइए, ये भी नीचे की तरफ गिरेगा। ये ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ आएगा। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए फिलहाल हम फ्री फॉल को आगे लेके चलते हैं, फिर मैं आपको ग्रेविटी पे समझाऊंगा। क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, एक सर्टेन हाइट से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके, लिखना नहीं है अभी, फेंके या मतलब छोड़ दे, सॉरी फेंके कह रहे हो, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या होगा? ये फॉल जो होगा, ऑब्जेक्ट जो फॉल होगा, जो गिरेगा, वो किधर गिरेगा? टुवर्ड्स द अर्थ। और वो किसकी वजह से गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा, इसी को कहते हैं हम लोग फ्री फॉल। अब एक ऑब्जेक्ट को लिया मैंने, ऐसा करके फेंक दिया, दैट्स नॉट अ फ्री फॉल। यहां मैंने अपना फोर्स अप्लाई किया है, गॉट इट? बट अगर मैं ऐसे लूं, छोड़ दूं, क्या होगा? ये फ्री फॉल। तो अब ऐसा कह सकते हैं हम लोग, और जनरली ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दें अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो भी हमारा फ्री फॉल होता है। इज इट ओके माय डियर? अब देखिएगा ध्यान से, इसमें इस जो नोट वाला पॉइंट है मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। शुभम, मेरे को लगता है कि आपको भी क्लियर हो गया होगा कि यार अगर हम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वो जो फॉल होता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। अच्छा सुनो, अब आता है मेरे बच्चे टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। क्या हुआ? मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है बच्चा? अब अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम होगा। क्यों मेरे बच्चा? दैट विल बी अ मास ऑफ अर्थ। इसे मैंने एम ई ले लिया, चलो, मास ऑफ अर्थ। बेटा इसका एक सेंटर है, ये इसका रेडियस है। दिस इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई यू कैन से, इसे हम आर ई भी कह सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। इस ऑब्जेक्ट का अपना एक मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। बेटा सुनो, अर्थ का भी एक मास है और उसका पूरा मास उसके सेंटर पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक है, 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके सेंटर पे कितना मास है? कैपिटल एम। पूरे अर्थ का मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब आप एक बात बताइए, ये अर्थ का मास यहां पे कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड एम ई, मास ऑफ अर्थ। और एक ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी अ स्मॉल एम। इन दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों मेरे बच्चे? अब आप एक बात सोचो, ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास है, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है?
आर स्क्वायर। यानी क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, यानी पहला वाला मास दूसरा वाला मास और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ या ना, पक्का? क्या ये फॉर्मूला वही है? बिल्कुल वही है। अब क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट पर बात करते तो अर्थ की वजह से उस पर ग्रेविटेशन पुल लगता है। वो जो ग्रेविटेशन पुल लगता है जिसकी वजह से बॉडी उसकी तरफ आती है, उस पर जो उसका जो फोर्स होता है दैट विल बी mg। यार ये भी एफ है, ये भी एफ है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा बेटा, mg और gm अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये देखो दोनों कंपेयर हो गए, देखो ना, mg इक्वल टू, अब मेरा बच्चा छोटे m से छोटा m कट गया, तो फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चे, जब ये दोनों m से m कट गया तो फॉर्मूला क्या बना, g इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे, आपको पता है कि एम जी एम ऑफ ई एम और आर स्क्वायर, ये कट गया ना, तो फॉर्मूला क्या बना मेरे बच्चे, g इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर। यही तो बना ग्रेविटी का फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आया ग्रेविटी का। यस, ग्रेविटी का ये फॉर्मूला आ गया, जी एम आई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एक मच्छर है और एक हाथी है। मैं पहले शुभम से पूछता हूँ, मच्छर है और एक हाथी है, मच्छर और हाथी में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी किस पे लगेगी? मच्छर पे। आपके अकॉर्डिंग? इन लोगों का आंसर है कि ग्रेविटी मच्छर पे ज़्यादा लगेगी। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ कि ग्रेविटी किस पे ज़्यादा लगेगी। चलो आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर मैं बताता हूँ कि मच्छर और हाथी दोनों पे ग्रेविटी इक्वल लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि ऑब्जेक्ट का क्या मास है। तो ग्रेविटी हाथी और मच्छर पे दोनों पे इक्वल एक्सर्ट होगी, बिल्कुल इक्वल एक्ट करेगी। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इस बात से वो डिपेंडेंट नहीं करती कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है। एक पीस ऑफ पेपर पे भी ग्रेविटी उतनी ही एक्ट होगी। डन माय डियर? पक्का? ओके, तो आई होप समझ में आएगा। चलो अब आपको बताएं कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है, आपने ग्रेविटी, सब लोग 9.8 लेते हैं आप लोग, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 कैसे आई? सबसे पहले ये समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला आया, अगर कोई चीज़ समझ आए तो प्लीज़ अभी बोल देना, G इक्वल टू जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ऑनलाइन वालों अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, देखिए G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 और R का फॉर्मूला होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। डन मेरे बच्चे? पक्का बोलो 100%। चलो अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में कैसे वेरिएशन आएगा और किस तरीके से जी के अंदर बदलाव आता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है मेरा बच्चा, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। मतलब अगर हम सरफेसेस पे बात करें तो सरफेस पे ग्रेविटी सब पे सेम एक्ट हो रही होगी, ग्रेविटी सब पे सेम एक्ट होती है। पहली चीज 9.8 होती है ना, आप पे भी लग रही है, मेरे पे भी लग रही है, सब पे लग रही है 9.8। बट मैं आपको बता दूं, अगर ये आपका अर्थ है तो अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ज़्यादा आएंगे, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और लगभग 3200 किलोमीटर
ऊपर जब जाएंगे अर्थ के सरफेस से 3200 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी तो आप गाना गाएंगे हवा में उड़ता जाएं, ठीक है, हवा में उड़ते रहेंगे आप, और ना नीचे आएंगे ना ऊपर जाएंगे। क्लियर? बट सेम एज इट इज जब अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के आप नीचे की तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ, तो भी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी और ग्रेविटी डाउन हो जाएगी। बट ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। जी मैक्सिमम होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है मेरा बच्चा, पहला पॉइंट क्या है? सर जो जब कोई भी मास ऊपर जाएगा तो उसकी जो ग्रेविटेशन होगी वो डिक्रीज होगी, या नीचे जाएगा वो तब भी डिक्रीज होगी? ग्रेविटी डिक्रीज होती है। और फर्स्ट पॉइंट था ग्रेविटी इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। सरफेस पे ना सब पे ग्रेविटी इक्वली एक्ट हो रही होगी। सेकेंड पॉइंट था कि ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी और मैक्सिमम होगी सरफेस पे। ठीक है, आइए जरा, क्या ये ग्रेविटी का फॉर्मूला था? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। बता चुका हूं मैं कि वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि एक मच्छर है या हाथी है। ग्रेविटी दोनों पे ही सेम एक्ट होगी, मच्छर पे भी और हाथी पे भी। इतना बड़ा पत्थर ले आओगे तो भी ग्रेविटी उस पर सेम एक्ट होगी, क्योंकि ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एक बड़े पत्थर को और एक छोटे पत्थर को अगर हम एक हाइट से ड्रॉप कर दें, बहुत बड़े पत्थर को एक छोटे पत्थर को अगर एक हाइट से डाउन करें, तो दोनों के दोनों सेम टाइम पर अर्थ सरफेस पे पहुंचेगी। बेटा एक वीडियो भी बनाई है मैंने, रील भी बनाई है। एक चिड़िया का पंख, फेदर, और एक बॉल, दोनों को अगर छोड़ें तो क्या होगा? बॉल और चिड़िया का पत्थर वो जो चिड़िया का जो पंख है वो दोनों के दोनों सेम टाइम पर आएंगे अगर वैक्यूम में रख दिया जाए। तो अगर हवा में छोड़ देंगे ना तो हवा में क्या होगा कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पंख जो है इधर उधर हिलते रह जाएंगे, बॉल पहले गिर जाएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो दोनों के दोनों सेम टाइम पर वो जाएगा। क्लियर है? ग्रेविटी मून पे, ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसका कितना हो जाता है? 1/6 है मून पे। यानी मून की ग्रेविटी कितनी है बेटा? 1/6 ऑफ जी। इज इट ओके? नेक्स्ट, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून। क्यों बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ जो है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 गुना बड़ा है। किससे? रेडियस ऑफ जो मून है वो 4, एंड मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। इतना बड़ा है, इस वजह से ये ग्रेविटी में इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे बच्चे? एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। गॉट इट? ये था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू और ग्रेविटी को यूज करके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।